भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जो आइंस बना रहा है उसमें अगर H पॉजिटिव आइन हमें मिल रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो हम वो कहेंगे कि वो सब्सटेंस जो है वो एज एसिड बिहेव कर रहा है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड व्हाट इज अ बेस? बेस इज अ सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइजेस एसिड, और जो रिएक्ट हो रही है एसिड के साथ, ठीक है, रिएक्ट्स विद एसिड। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस में, अभी फिलहाल इतना याद करो, रिएक्ट्स विद एसिड। अच्छा, बेस एसिड से रिएक्ट होने से पहले क्या करती है, वो डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर और एल्कली बनाती है। मतलब अगर मैं बेस को वाटर में डालूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली, और एल्कली जो होगी, एल्कली इज बेसिकली अ सॉल्युबल बेस। बेस कोई भी सब्सटेंस जो एसिड के साथ रिएक्ट करे, जरूरी नहीं है कि वो वाटर सॉल्युबल हो, वो इनसॉल्युबल भी हो सकता है, लेकिन वो बेसेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं तो वो एल्कली बना लेती हैं, और वो डिसॉल्व होने के बाद एक अपना कैरेक्टरिस्टिक आइन देती हैं, OH नेगेटिव आइन। तो जो सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH नेगेटिव आइन देते हैं उनको हम कहते हैं कि वो एल्कली है। ठीक है, एल्कलीज को हम बेसिस भी कहते हैं, क्योंकि एल्कली बनती किससे, बेस से ही बनती है। तो अगर मैं बेस की जगह एल्कली कह दूं, फिलहाल ये पढ़ाते हुए एल्कली की जगह बेस कह दूं, तो एक ही बात है। लेकिन सारी की सारी बेसिस जो है वो एल्कली नहीं बनाती, ओनली दोज बेसिस विच आर वाटर सॉल्युबल दे फॉर्म एल्कली, राइट। तो हमारे पास एल्कली जो है वो वाटर में डिसॉल्व होकर OH नेगेटिव आयन बनता है। इसकी एग्जांपल जैसे है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम वाटर में डालते हैं तो ये हमारे पास Na पॉजिटिव एक्वासाइन ये चीज मिलेगी, और OH नेगेटिव एक्वासाइन हमें ये चीज मिलेगी। तो जब OH नेगेटिव आइन हमें मिलते हैं तो हम कहते हैं कि वो चीज सब्सटेंस जो है जो OH नेगेटिव आइन दे रहा है वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, वो एल्कली है, और एल्कली को फिलहाल हम बेस भी कहेंगे। सही है। OH नेगेटिव आइन का नाम एक और होता है जिसको हम हाइड्रोक्साइड आइन कहते हैं। सर CaCO3 फॉर्म नहीं करता ये? CaCO3 ये कहाँ से आया, क्या कह रहे हो, क्या फॉर्म, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म नहीं होता ये? क्या चीज? ये एसिड और एल्कली के अंदर ये नहीं 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 नहीं, कैल्शियम कहाँ से आया, कैल्शियम कहीं दिख रहा है यहाँ पे? मैं ऐसे ही पूछ रहा ठीक है, मैं आपको सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि एसिड्स क्या होते हैं और एल्कलीज क्या होती हैं। ठीक है, एसिड आर द सब्सटेंसेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस। वो जो आप कह रहे हो ना, वो मिक्स कर रहे हो दूसरे कॉन्सेप्ट को, वो हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस में, डोंट वरी अबाउट इट। एसिड्स क्या होते हैं, that give H positive ion when dissolved in water, and what are alkalis that give OH negative ion when dissolved in water। तो ये इनका मैं अलग अलग बता रहा हूँ कि एसिड अपने आप में ये रिएक्ट होते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलीज अपने आप में ये काम कर रही होती हैं। अच्छा, जब हम एसिड और एल्कलीज को रिएक्ट करवाते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने HCl को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाया है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और दे प्रोड्यूस सॉल्ट इन वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, उसको मैंने रिएक्ट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर इज H2O। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सही है। जब ये रिएक्शन होता है तो एसिड रिएक्ट हो रहा है एल्कली के साथ, एंड द एंड प्रोडक्ट इज सॉल्ट एंड वाटर, दोनों चीजें बनती हैं। अच्छा, अब एसिड जो रिएक्ट हो रहा है उसकी कोई कंसंट्रेशन होगी और उसकी कोई वॉल्यूम होगी। इसी तरह जो एल्कली रिएक्ट हो रहा है उसकी भी कोई कंसंट्रेशन होगी, उसकी भी कोई वॉल्यूम होगी। कंसंट्रेशन आपको पता है, अगर मैंने ये एसिड बनाया है तो ये एसिड मैंने कैसे बनाया होगा, मैंने कुछ मोल्स लिए होंगे एसिड के जो कि मैंने वाटर में डिसॉल्व किए। कौन सा एसिड लिया, HCl। HCl के कुछ मैंने मोल्स लिए होंगे, उसको अपना किसी नॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर में, इसकी वॉल्यूम पता होगी, इसमें मैंने डिसॉल्व किया होगा, सॉल्यूशन बनाया होगा, तो इसकी कंसंट्रेशन बन जाएगी यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। जितने भी वॉल्यूम में मैंने जितने मोल्स डाले उससे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इस तरह से ये आप निकाल चुके हो अभी तक, सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो इससे पहले। इसी तरह जो मेरे पास एल्कली है, एल्कली में भी बिल्कुल ऐसा हुआ होगा कि मैंने वाटर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ मोल्स डाले होंगे,
और जितनी वॉल्यूम में डालें वो मुझे पता होगी। तो अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली निकालने जाऊंगा तो क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो मेरे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मैंने आपको एसिड दिया है 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का, उसकी कंसंट्रेशन है 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसकी जो वॉल्यूम है वो मैंने दी, मेरे के पास एसिड है मेरे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब का। मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करवाना है, मतलब सारा का सारा एसिड मुझे रिएक्ट करवाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और जो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मैं कह रहा हूँ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो मुझे इस एल्केली का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड कितना होगा इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दिस एसिड। तो इन क्वेश्चंस में ना हमारे पास फिर कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो गई है, कंसंट्रेशन इन्वॉल्व हो गई तो मोल्स भी इन्वॉल्व हो गए, वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गए। तो वैसे तो ये चैप्टर हमारा एसिड एंड बेसिस का है, लेकिन क्योंकि इसमें मोलर कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है इसलिए इसको हम थोड़ा सा यहीं पे देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे। जब एसिड एंड बेसिस पढ़ोगे तो उसके बाद इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है जिसमें टाइट्रेशन इन्वॉल्व हो जाती है वो फिर हम एसिड एंड बेसिस के बाद ही करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन एटीपी में आ रहा होता है। मेजर पार्ट उसका एटीपी में आ रहा होता है, पेपर 2 में भी आता है, पेपर 1 में भी आता है। लेकिन हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इसका, क्योंकि वो मोलर कैलकुलेशन रिलेटेड है, तो मोलर कैलकुलेशन हम यहाँ पे सीख लेंगे। बाद में जब हम एसिड एंड बेसिस पढ़ेंगे तो इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है हम लोग उस चैप्टर की बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये बात समझ नहीं आई हो? देखो इसमें मैंने सिर्फ आपको जो मेन चीजें बताई हैं इसका मैं क्रक्स आपको बता देता हूँ कि एसिड और एल्कली रिएक्ट होता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मैं इन कैलकुलेशन से निकालना क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक नॉन कंसंट्रेशन का एसिड है, उसकी इतनी वॉल्यूम है, और मेरे पास नॉन कंसंट्रेशन का एल्कली है। अगर मुझे रिएक्ट करवाना है कम्प्लीटली इस एसिड को तो मुझे कितना वॉल्यूम ऑफ एल्कली चाहिए होगा। तो अब मेरे पास चार चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, सही है, वॉल्यूम ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली, वॉल्यूम ऑफ एल्कली। अब मैं एल्कली के लिए ए नहीं बल्कि बी लिख रहा हूँ बेस, क्योंकि ना ए सेम हो जाएगा तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, ये चार चीजें आपके पास अननोन है। इसमें से कोई एक निकालनी होगी, तीन दी हुई होंगी, ये आज का हमारा काम है। सही है, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस इजी हैं इसके, उसमें मसला नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफ 13 centimeter cube, this is centimeter cube of acid is neutralized by 19 centimeter cube of 0.35 mole per decimeter cube of sodium hydroxide। इक्वेशन हमेशा आपको गिवन होगी और बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको गिवन होगी। हम इंटरेस्टेड हैं कि कितने मोल्स ऑफ एसिड रिएक्ट कर रहे हैं इक्वेशन से कितने मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। वो आपसे पूछ के आ रहा है कि देखो उसने आपको एसिड का क्या दिया हुआ, उसने आपको एसिड की कंसंट्रेशन नहीं दी हुई है, वो अननोन है। आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एसिड दिया हुआ है जो कि 13 सेंटीमीटर क्यूब है, सही है। इज न्यूट्रलाइज्ड बाय इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने जिसको न्यूट्रलाइज करवाया है उसकी कंसंट्रेशन उसने आपको दी हुई है जो कि 0.35 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और उसकी वॉल्यूम कितनी दी हुई है 19 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे बस वो ये पूछ रहा है कि बता दो कि एसिड की कंसंट्रेशन क्या है। तो तीन चीजें आपके पास नोन है, एक अननोन है। इसका देखो जो फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे वो हमेशा ये होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली जिसको मैं सीबी से डिनोट कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ एल्कली वीबी, बेस कह दो या एल्कली कह दो। मैं अल्कली ए क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि ए और ए एसिड के लिए भी है, एसिड भी ए से स्टार्ट हो रहा है, अल्कली भी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। अक्सर लोग क्या करते हैं C1V1 ओवर N1 C2V2 ओवर N2 कर सकते हैं। तो इसको अगर आप 1 कह रहे हो तो इसको फिर 2 कह देना। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो C1 हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एसिड V1 हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड N1 हो जाएगा। ये भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कली। अच्छा, करना क्या है इस क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आपको नहीं दी हुई, ठीक है, ये आपका नोन हो गया,
वॉल्यूम ऑफ एसिड कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने सेंटीमीटर क्यूब में ही रखा हुआ है अभी, मैं बताता हूँ मैं चेंज क्यों नहीं कर रहा उसको डेसीमीटर क्यूब में। डिवाइडेड बाय ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये इक्वेशन वाले मोल्स है। इक्वेशन में जो मोल्स लिखे हुए ना एसिड के, ये इक्वेशन वाले मोल्स होते हैं इसमें। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में ये इक्वेशन वाले मोल्स होते हैं जो कि यहाँ पे 1 है। इसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ बेस कितना दिया हुआ है, ये अल्कली 0.35, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बेस कितना दिया हुआ है 19, ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में रख दो। और मोल्स ऑफ अल्कली इक्वेशन में कितने 1 है, तो ये भी 1 है, यहाँ ये 1 रख दो। अच्छा, अब मैंने सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में यहाँ कन्वर्ट क्यों नहीं किया है, देखो मैथ्स आप लोग सब जानते हो, ये बेसिक मैथ्स है। इक्वल्स टू के यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप बोलो कि नहीं अगर हम करेंगे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट, तो आप इसको क्या लिखोगे 13 डिवाइडेड बाय 1000 और यहाँ पे लिखोगे 19 डिवाइडेड बाय 1000, तो बात तो वही होगी ना, 1000 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, यू हैव टू मेक श्योर कि बोथ द वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड द वॉल्यूम ऑफ बेस मस्ट बी इन सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा नहीं एक सेंटीमीटर क्यूब में और दूसरी डेसीमीटर क्यूब में, यूनिट यूनिफॉर्मिटी जरूर करना है। अगर लेफ्ट पे सेंटीमीटर क्यूब में तो राइट पे भी सेंटीमीटर क्यूब में रखना पड़ेगा। और यहाँ से आपने बस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड निकाल लेना है, which must be 0.35 into 19 divided by 13। हो गया, कितना आया है 0.51, 0.51 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज द आंसर। सही है, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये चीज ही आसान है, कोई मसला नहीं है। फिर भी अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकता है। यस उमर, ठीक है। वंस मोर, हाँ अभी ट्वाइस मोर करेंगे इसको। इस क्वेश्चन को नहीं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। देखो उमर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एसिड और अल्कली रिएक्ट हो रहे हैं। H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कह रहा है फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस बार सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कह रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नीचे आप लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ बेस, जो कि आपको निकालनी है। कह रहा है फाइंड आउट, मतलब निकालनी है। इफ 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर क्यूब, is used to neutralize 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस बार एसिड का उसने कंसंट्रेशन भी दे दिया है, तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मैं लिख देता हूँ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसने एसिड का वॉल्यूम भी दे दिया है जो कि 30 सेंटीमीटर क्यूब है। आपने वही काम करना है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, concentration of base into volume of base divided by number of moles of base। concentration of acid 0.1 दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एसिड 30 दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब में रख रहा हूँ क्योंकि बेस भी सेंटीमीटर क्यूब में ही है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन इक्वेशन कितने दिए हुए हैं 1 दिया हुआ है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ बेस अननोन है, वॉल्यूम ऑफ बेस 30 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस 2 दिया हुआ है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, 2 मोल्स दिए हुए हैं तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, बस हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ बेस निकाल लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 30, और ये 1 जो नीचे था लिखना चाहो लिख लो, जरूरत नहीं है। हाँ भाई उमर, अब बताओ समझ आई? हाँ सर। बता दो क्या आंसर आ रहा है। 0.2, ज़ारा इज सेइंग 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 0.2। ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसको 70% समझ आया, उसको 30% और समझ आ जाएगा। ये खुद कर लो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.22 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 0.22 मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्या दिया हुआ है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ बेस दी हुई है ना, तो उसके नीचे लिख दो 0.22 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बेस पूछा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.22 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्वेश्चन मार्क। सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, 0.45 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन दी हुई है। सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड,
कंसंट्रेशन 0.45 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो गया, और वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन CA VA ओवर NA, CB VB ओवर NB। एसिड की कंसंट्रेशन 0.45 है, वॉल्यूम ऑफ एसिड 25 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन इक्वेशन कितना है, यहाँ पे देखो 1 है, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है। कंसंट्रेशन ऑफ बेस जो है वो 0.22 है, वॉल्यूम ऑफ बेस अननोन है, वही निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इक्वेशन में, तो 2, तो वॉल्यूम ऑफ बेस आप ऐसे निकाल लोगे, क्योंकि दोनों वो एक वॉल्यूम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में थी, तो ये वाली भी ऑब्वियसली सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर आएगा फिर मेरा। सही हो, मैं सर आगे इनको बाकी मार्क 30%। दोबारा पूछो। ये लोग को मार्क कैसे करना है, सी ए वी ए सी बी वी बी को ये आपकी लगाना मर्जी है, कैसे? मैंने देखो एसिड के लिए, अच्छा सबसे पहले मिदत ने समझ। क्वेश्चन पूछा है कि पता कैसे चलेगा कि एसिड और बेस कौन सा है। तो ये बात देखो क्या कहते हैं, आप एसिड एंड बेसिस जब पढ़ लोगे तो फिर आपको तो कंफर्म पता होगा कि भाई कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अभी फिलहाल इसके लिए जैसे ये लिखा हुआ है ना सल्फ्यूरिक एसिड, अब अगर आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं याद तो अभी फिलहाल जो है मैं बता रहा हूँ H2SO4, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एल्केली, एल्केली जो होगा उसमें OH दिख रहा होगा आपको, ठीक है, और एसिड में आपको H दिख रहा होगा, तो फिलहाल अभी ये पहचान बना लो इसकी। अगर एसिड एंड बेसिस पढ़ोगे तो फिर आपको ये इन सारे एसिड और एल्केलीज के नाम याद हो चुके होंगे बकायदा। अभी मैं फिलहाल लिस्ट नहीं दे रहा उनकी, मैं ज्यादा नहीं है, इतने हैं कि आप केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आप जान जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी नहीं याद होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाता है ना CO2 है, फिर आपको अमोनिया भी याद हो जाता है। इसी तरह जब हम एसिड एंड बेसिस पढ़ेंगे तो बहुत सारे एसिड और एल्केलीज के नाम जो है आपको ऐसे याद हो चुके होंगे, ठीक है। तो शयान ये पूछ रहा है कि मैं मार्क कैसे करूं, तो देखो आपने एसिड की जो डाटा दिया हुआ है वो एसिड के पास लिख दो। अब उसको मैंने CA कर दिया कि मैं उसको एसिड कह रहा हूँ, A फॉर एसिड। अब एल्केली को मैंने CB से डिनोट कर दिया। अब मैं अगर A कर देता इसको तभी तो डिस्टिंग्विश करने में मुश्किल होती। मैं ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप यही वाले सिंबल यूज करो, आपको जो आसान लगे। कुछ लोग जो है वो C1 B1 ले लेते हैं, बोलते हैं जो 1 ले रहा हूँ वो मैं एसिड के लिए ले रहा हूँ, तो एसिड के लिए हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने दिए हुए हैं 1 दिए हुए हैं इक्वेशन में। इसी तरह एल्किली के लिए उन्होंने C2 ले लिया, तो उसकी कंसंट्रेशन 0.22 है, वॉल्यूम ऑफ एल्किली आपको निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्किली 2 है। तो आप ये कर लो, बस याद रखना है कि 1 मैंने एसिड को दिया हुआ है, 2 मैंने एल्किली को दिया हुआ है। सही है, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपने मैंने CA VA लिख दिया तो आपने भी यही लिखना है। मैं कभी कभार C1 V1 ओवर N1 भी करता हूँ, ठीक है। तो फिर ज्यादातर स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि भाई 1 जो है वो एसिड है या एल्कली है, तो फिर उसको मुझे बताना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक डेफिनेट सिंबल अपने बना दिए कि A जो है वो मेरा मैं एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और B जो है मैं एल्कली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब B जो है वो B क्यों लिया मैंने, क्योंकि बेस भी कहलाते हैं ना एल्कली, तो मैं उसको बेस कह दूंगा CB। सही है शयान? सही है। अच्छा जी, अब ये जो क्वेश्चन 16 है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। अब इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे एसिड तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एल्केली नहीं दिया हुआ। देखो एसिड है बट एल्केली नहीं, एल्केली की पहचान क्या बताई, OH मिलेगा, यहाँ पे तो OH नहीं, ये तो मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है ना, देयर इज नो एल्केली इन इट, बट स्टिल ये रिएक्शन हो रहा है। अब सॉल्ट एंड वाटर नहीं बन रहा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन रही है। लेकिन देखो अब यहाँ पे ना आप स्टोइचियोमेट्री यूज करोगे, जो हम लोगों ने वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 में पढ़ा है ना, हम यहाँ पे ये वाला काम करेंगे। अब देखो वो क्या कह रहा है, वही कह रहा है फाइंड आउट द मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड। अभी पुराना काम है हमारा मोल्स का, थोड़ा सा ध्यान लगाना, जहन यूज करना, पीछे क्या किया था। फाइंड आउट द मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड, मैग्नीशियम का क्या निकालना है, मास। मैग्नीशियम के नीचे क्या लिखोगे, मास। To react completely with 30 centimeter cube of 0.23 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ HCl solution। अब HCl के नीचे क्या लिखे हैं, HCl का तो इसने ना मास दिया है और ना मोल्स दिए, उसने हमें कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दे दिया HCl का, एसिड का कंसंट्रेशन दे दिए और वॉल्यूम दे दिए।
तो देखो, अब अगर आप कहो कि वॉल्यूम दी हुई है तो हम वॉल्यूम लिख देते हैं, पहले जो कि हमने पढ़ा था ना कि वॉल्यूम लिख दो, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ हम किसका लेते हैं, गैसेस का लेते हैं। क्योंकि वॉल्यूम का मैंने 1 मोल जो 24 डेसीमीटर क्यूब आप लोगों को बताया है, वो ओनली एंड ओनली फॉर गैसेस है, वो सॉलिड या लिक्विड के लिए थोड़ी है। तो अगर उसने HCl जो है वो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का क्या मतलब है कि ये एक्वा स्टेट है, लिक्विड है, ये गैस तो नहीं है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम नहीं लूंगा। अच्छा, तो फिर मैं क्या लूं, मास दिया हुआ नहीं है, वॉल्यूम मैंने लेने से मना कर दिया क्योंकि ये लिक्विड है, तो मैं क्या लूं, तो इसने देखो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दी हुई है, तो इससे आप एक चीज निकाल सकते हो, वो क्या चीज है, आप इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। देखो जो हमने पीछे वर्कशीट्स की थी उसमें हमने या तो हम मास लेते थे या नंबर ऑफ मोल्स लेते थे, या फिर हम वॉल्यूम लेते थे, लेकिन वॉल्यूम सिर्फ गैसेस का लेते थे, क्योंकि गैसेस के बारे में मैंने बताया था कि 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब, गैस ओनली, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं था वो कभी भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मोल्स ले सकता हूँ, लेकिन मसला ये कि मोल्स तो नहीं गिवन, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है, तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम से क्या मोल्स नहीं निकाल सकते, एसिड के, HCl के मोल्स निकाल लो। देखो एसिड का आपको क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है और मोल्स दिए हुए हैं, कंसंट्रेशन दी हुई है 0.23 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम दी हुई है 30 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब यहाँ से इसके मोल्स निकाल लो, क्या फॉर्मूला यूज करोगे, C is equals to N/V, N is number of moles, N is equals to C/V। कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.23 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, अब ये इक्वल्स, ये वाली चीज नहीं है कि इक्वल्स टू के साइड पे भी सेंटीमीटर क्यूब उस साइड पे भी सेंटीमीटर क्यूब, अब ये एक अलग फॉर्मूला है कंसंट्रेशन का, तो इसमें आप सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे और फिर मोल्स निकालोगे, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन में डेसीमीटर क्यूब है, तो अब ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम नहीं रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मोल्स कितने बता रहे हो रिदा, 0.0069, ओके 0.0069 मोल हो गए एसिड के, HCl के, तो मुझे मोल्स पता चल गए। अच्छा, ये तो वो वाली चीजें जो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हम पहली इक्वेशन अपनी कैसे बनाते थे, एज पर इक्वेशन। पहली लाइन हम देखेंगे कि इक्वेशन में मैग्नीशियम का मास कितना है, मैग्नीशियम 1 मोल है, 1 मोल का मास कितना होगा, 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम एटम है सॉरी, तो एटॉमिक मास होगा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 24, 1 इंटू 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो कितने मोल्स रिक्वायर्ड है एसिड के, एज पर इक्वेशन, इक्वेशन में जो दिया हुआ है ना वो देखो कितने मोल्स हैं एसिड के, 2 मोल्स ऑफ एसिड, सही है। अच्छा, और क्या गिवन है आपको, अब क्वेश्चन के डेटा से आपने मोल्स ऑफ एसिड निकाले हैं 0.0069, तो 0.0069 मोल ऑफ HCl के लिए कितना मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होगा, ये पुराना काम आ गया हमारा, 24 इंटू 0.0069 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। देखो कुछ बातें रिकॉल कर लो कि इससे पहले जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, उससे पहले हम क्वेश्चन में रिएक्शन हो रहा था एसिड और एल्कली का। एसिड की पहचान क्या है, एसिड के अंदर फिलहाल आपके लिए एसिड की पहचान क्या है कि उसमें ऐश होगा, और एल्कली की पहचान क्या है कि उसके अंदर OH होगा। ये आगे आपको बहुत अच्छी से समझ आ जाएंगी कि क्या मतलब है इनका, फिलहाल आपकी पहचान ये है। और इसमें वर्ड होगा न्यूट्रलाइज का, ठीक है, इसमें तो इसमें आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, CaVa/Na इज इक्वल टू CbVb/Nb। उसको आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते थे जैसे हम नीचे वाला कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट है तो हम डायरेक्ट एक स्टेप कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में चेंज क्या हो गया, इस क्वेश्चन में एसिड तो है लेकिन बेस या अल्कली नहीं है, मेटल दिया हुआ है, तो फिर आप दोबारा से अपनी स्टोइचियोमेट्री पे चले गए। सही है, आपने बोला कि मैग्नीशियम का मास पूछा तो उसके नीचे आपने मास लिख दिया, ठीक हो गया। एसिड का उसने आपसे क्या, एसिड का क्या दिया हुआ है, अब एसिड का क्या दिया हुआ है ये आपको डिसाइड करना है। पहले बड़ा आसान होता था, कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था कि मास है या वॉल्यूम है या मोल्स है। मास और मोल जो है हम लोग यूज कर सकते थे सबके लिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम गैस के लिए यूज करते थे। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे वॉल्यूम दी हुई थी ना तो हमने वॉल्यूम लिख दी, लेकिन ये वॉल्यूम जो है वो सोल्यूशन की है, सोल्यूशन के लिए हम वॉल्यूम यूज नहीं करते। वो 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होता है,
इसलिए मैंने यहाँ पे मोल लिख दिया। मैंने मोल्स क्यों लिखा, मास क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी भी चीज की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दी हुई है तो उससे मैं मोल्स निकाल सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला यूज करके? C=N/V। तो मोल्स मैंने निकाल लिए। बाकी मेरा पुराना वाला काम है कि एज पर इक्वेशन 1 मोल का मास कितना है? 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम को कितने मोल्स रिक्वायर्ड है? 2 मोल ऑफ एसिड। तो 0.0069 मोल ऑफ एसिड को कितने मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होगा? अच्छा, अब मुझे वो बता दो जिसको समझ नहीं आया है। आप लोग मुझे आंसर बता रहे हो इसका मास का 0.0823 ग्राम्स। अच्छे खासे लोग जो है वो आंसर सही बता रहे हो कि गुड। हाँ, मुझे वो बता दो जिनको समझ नहीं आया है। उमर, समझ आया? और कोई जिसको समझ ना आया हो, ताकि मुझे पता चल जाए ये ना। C1 समझ में नहीं आ रहा, बाकी सब तरम है। क्या C1 ये समझ नहीं बोलना आ रहा? था। क्या समझ नहीं आ रहा? ये C1 V1 C2 V2। आपको CA VA और हाँ, CB VB समझ आ गया है? यही तो नहीं आ रहा सर, ये जो CA VA CB VB यही समझ में नहीं आ रहा खाली। अच्छा, ये जो है ये फॉर्मूला है, इसको ना याद करना है। अगर मेरा एसिड और अल्कली रिएक्ट कर रहा है ना, तो मैं CaVa/Na फॉर्मूला यूज करूंगा। अच्छा, तो मैं एक मजे की चीज बताऊं। अगर आप बोलो कि नहीं यार ये क्या है CaVa, ये असल में कुछ भी नहीं है। हमने ना इस चीज को इजी बना दिया अपने लिए। किस तरह से इजी बना दिया है कि अगर मैं आपसे इसको पुराने वाले मेथड से कराऊं ना, जो जिससे मैंने नीचे करा है या जिससे मैंने वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 करी थी, तो ये वैसे भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है? अच्छा, जिनको ये समझ आ गई है ना, वो बराए मेहरबानी उसमें इतनी डिटेल में नहीं जाना। जिसको समझ आ रही है नई जो चीज मैं बता रहा हूँ वो सुन लेना बस। जिसको नहीं है वाला CaVa वाला, तो वो उसी से करे। ध्यान ध्यान से। वो कह रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.22 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड will neutralize 25 centimeter cube of 0.45 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ एसिड HCl। अब अगर मैं इसको स्टोइचियोमेट्री से करूँ ना, तो मैं बोलूँ कि H2SO4 का वॉल्यूम पूछ रहा है, लेकिन H2SO4 जो है वो एसिड है। अच्छा, वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूछ रहा है। आप बोलोगे इसके नीचे मैं वॉल्यूम लिख दूंगा, लेकिन यार इशू ये है कि वॉल्यूम मैं इसलिए नहीं लिख सकता। तो 2 मोल का वॉल्यूम आप कैसे बताओगे? आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए ये बात नहीं कह सकते कि 2 मोल का वॉल्यूम जो है वो 2 × 24 डेसीमीटर क्यूब है। क्यों? क्योंकि वो ओनली फॉर गैसेस था, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट अ गैस, एक्वस सॉल्यूशन है ये। गैसेस का हमें पता होता है गैसेस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं यहाँ पे इसके नीचे वॉल्यूम नहीं लिख सकता। मेरा इशू ये है। तो फिर मैं क्या लिखूं? देखो, याद रहे वो नंबर ऑफ मोल्स लिख दो, एन लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स लिख दो। क्योंकि कंसंट्रेशन दी हुई है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आप पहले मोल्स निकाल लो और फिर उससे वॉल्यूम निकाल लेना, क्योंकि कंसंट्रेशन गिवन है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो और आपको कुछ ना गिवन हो, तो आप जो है सिंपली मोल्स लिख दो कि मैं इसके मोल्स निकालूंगा। अब देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वो ये मुझसे कह रहा है वॉल्यूम निकालनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, मैं कह रहा हूँ और कंसंट्रेशन दी हुई है। तो जब भी देखो कंसंट्रेशन दी हुई हो ना, तो तुम यहाँ पे मोल्स लिख देना कि मैं मोल्स निकाल सकता हूँ, उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ये गैस नहीं है। और एसिड का क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन और वॉल्यूम अगर दोनों दी हुई हो तो भी मोल्स लिख देना। ठीक है? जब भी कंसंट्रेशन दिखे और स्टोइचियोमेट्री से सॉल्व करना है आपको, तो आप मोल्स लिख दो। अच्छा, पहली लाइन आपकी बनेगी एज पर इक्वेशन, और एज पर इक्वेशन हमें क्या मिलता है कि 1 मोल H2SO4 से कितने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल रिक्वायर हैं? 2 मोल। सही है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक वैल्यू कम दी हुई है, वो निकालनी है ऑब्वियसली, लेकिन एसिड की सारी दी हुई है, कंसंट्रेशन भी वॉल्यूम भी। लेकिन आपने तो मोल्स रखा है और मोल्स के नीचे मोल्स ही लिख सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे? पहले एसिड के मोल्स निकालोगे। कैसे निकालोगे? एसिड की कंसंट्रेशन दी हुई है जो कि 0.45 है, और एसिड का वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि 25 है। तो C=N/V वाला फॉर्मूला यूज करोगे। N कंसंट्रेशन है 0.45
वॉल्यूम है 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देना, तो कितने मोल्स आ जाएंगे, अब वो निकाल लो यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.01125 मोल आ रहे हैं एसिड के। अब इसको Na लिख दिया मैंने ताकि याद रहे एसिड है, तो एसिड के नीचे एसिड के मोल लिखो 0.01125। ठीक है, और फिर मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लो यहाँ से, तो ये निकलेगा 0.01125 डिवाइडेड बाई 2 मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएगा। अच्छा देखो, मैंने एक चीज इसमें गड़बड़ हो गई है, ये जो मोल है ना 0.01125, ये एसिड के नहीं है बल्कि अल्कली के हैं। नहीं सॉरी, एसिड के हैं, तो मैंने लिख दिया अल्कली के नीचे, इसको मैं यहाँ लिखूंगा H2SO4 के नीचे लिखूंगा ये 0.01125 यहाँ लिखूंगा, तो मेरे पास मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे जो कि 2 इंटू 0.01125 आ जाएगा, 0.0225। 0.0225। अच्छा, अब ये जो मोल्स आए एसिड के, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ये मोल्स आए सोडियम हाइड्रोक्साइड के, क्योंकि यहाँ पे अननोन था ना, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसने वॉल्यूम पूछा था, तो इसमें मोल्स गायब था। मतलब वॉल्यूम होता तो मैं कंसंट्रेशन वॉल्यूम यूज करके मोल डायरेक्टली निकाल लेता, लेकिन मैंने एसिड के मोल्स निकाले। कैसे निकाले, क्योंकि एसिड की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों दी हुई थी, तो मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आए। अभी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स आए, उससे वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए दोबारा ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, तो एन हो जाएगा C इंटू वी। कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है इसकी, 0.22, और मोल्स आपने निकाले हैं 0.0225, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.00495 मोल पर, अच्छा 0.00495 डेसीमीटर क्यूब। देखो उमेर, ये फॉर्मूला छोड़ दो, क्योंकि ये मेथड जो है ना, ये बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, टफ हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं इस मेथड पे नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कंफ्यूज कर देगा, तो इससे बेटर है इसको छोड़ दो। आप लोग जो है वही CA/VA डिवाइडेड बाय N इज इक्वल टू CB/VB डिवाइड बाय VB यूज करो। जब कैंपस ओपन होंगे ना, तो ये वाला मेथड मैं ना कैंपस पे समझाऊंगा, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि तुम लोग किस तरह से ग्रास्प कर रहे हो उसको, लेकिन दिस थिंग, ये वाली चीज तो मैं कह रहा हूँ कि अभी आप फिलहाल छोड़ दें। आपने सिंपल जो है वो CA/VA डिवाइडेड बाय NA लगाना है, CB/VB डिवाइड बाय NB लगाना है, दैट्स इट। अपना काम आसान रखो अभी, सही है अपना शयान? जी सर। तो अभी फिलहाल आप ये छोड़ दें, आपने सिर्फ जो है वो ये करना है, इसमें CA जो मैंने बताया ना पुराना वाला, वो अगर वो नहीं समझ आ रहा तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन बताओ, 16 समझ आया या नहीं आया? 16 वाला मेथड जो है, 16 वाला पुराना है, बस थोड़ी सी एक नई चीज हमारे पास आई है। सिक्सटीन बताओ, सबका क्लियर है? अच्छा चलो 16 जैसा और क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अच्छा देखो, आई कैन अंडरस्टैंड, ये जो आपके पास ये जो मोल्स की अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो थोड़े से ये वाले जो हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। देखो एक बात याद रखो, जो हम मोल्स की जो मैंने सारी वर्कशीट्स में करवा रहा हूँ ना, ये मैंने जितने स्टाइल के क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैंने अलग अलग कर लिए हैं। अब जब आप एग्जाम पास पेपर्स के हम क्वेश्चन करेंगे ना सारे, तो ये आगे पीछे आ रहे होते हैं, कभी कभी मिला हुआ होता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो हमें जब पास पेपर्स के अभी जब क्वेश्चंस करेंगे दोबारा से, ये जो कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जब हम और अभी करेंगे वर्कशीट से और जो आपको होमवर्क मिलेंगे, तो सारे मिक्स हुए हुए होंगे। अभी तो फिलहाल अगर कंसंट्रेशन की वर्कशीट कर रहे हो तो दूसरा सवाल भी कंसंट्रेशन का है, तीसरा भी, चौथा भी।
वर्कशीट में आपको एक कंसंट्रेशन का मिलेगा, तो एक आपको लिमिटिंग और एक्सेस का मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो है आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी इसके बाद जो जाओगे। फिलहाल जो है कंसंट्रेशन का मुझे बस फिलहाल इतना कंफर्म कर दो, CA/VA ओवर NA डिवाइडेड बाय CB/VB ओवर NB किसको समझ नहीं आया है वो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है बाकी चीज हम फिर वर्कशीट करते वक्त इसकी डिस्कस करेंगे, पास पेपर्स वाली। शयान, आपको उसमें प्रॉब्लम है ना, बस वाले फॉर्मूला में? जी सर, उसमें सही है, वो मुझसे जरा क्लास के बाद थोड़ा सा रात में डिस्कस कर लेना एक बार। सही। सही, क्योंकि मेजोरिटी को वो चीज समझ आ गई है तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी आप में से डिस्कस कर लेना, छोड़ना नहीं उसको। अच्छा, अब ना एक नया कॉन्सेप्ट है वर्कशीट 6, लिमिटिंग और एक्सेस। उमेर आ जाना। लिमिटिंग एक्सेस तो सॉरी कर लिया। परसेंटेज यील्ड, अच्छा इसका पहले सुन लो कि होता क्या है परसेंटेज यील्ड। देखो परसेंटेज यील्ड क्या चीज होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है, क्या रिएक्शन दें आपको। लेट्स से मेरे पास एक कंपाउंड है इथीन C2H4, ठीक है। ये रिएक्ट विद होता है विद स्टीम, H2O इन गैसियस स्टेट, स्टीम। और ये हमें बनता है C2H5OH। दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। और कौन सा अल्कोहल है? वही वाला, ठीक है, जो लोग पीते हैं। इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनता है जो कि मार्केट में बिकता है। अच्छा, अब देखो आपने फॉर एग्जांपल स्टोइचियोमेट्री यूज की और आपने बोला कि भाई अगर मेरे पास इतना इथेनॉल गिवन है रिक्वायर्ड और इतनी स्टीम है तो मैं इतना इथेनॉल बना लूंगा। मेरे पास इतनी इथीन है, इतना वाटर है, तो मैं इतनी जो है वो इथेनॉल बना सकता हूँ। सही, ये आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, थ्योरेटिकली पेपर पे कैलकुलेट किया। लेकिन जब आप रियल में उसको बनाने बैठते हो ना, तो कभी भी इतना नहीं बनता, वो उससे कम ही बना होता है। ठीक है, कम बनने के रीजन क्या होता है कि रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हुआ होता, कुछ कुछ ना कुछ रिएक्टेंट रह जाते हैं, कंप्लीशन की तरफ नहीं जा रहा होता। कभी कभार ये होता है कि कुछ जो प्रोडक्ट बना है वो स्केप हो जाता है। ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट किया था वो उससे कम बना हुआ होता है। और हमारी कोशिश क्या होती है कि हम जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है ना उतना उसके करीब करीब तो बने, ठीक है, लेकिन असल में जो एक्चुअल प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा कम होता है। इसको हम कहते हैं एक्चुअल, या जो प्रैक्टिकल बना होता है प्रैक्टिकल करने के बाद, वो हमेशा कम होता है। और जो हमने कैलकुलेट किया होता है एज पर थ्योरी ऑन पेपर, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल। जो थ्योरेटिकली हमारा कैलकुलेट हमने किया होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन असल में कम बनता है। तो हम देख परसेंटेज ले लेते हैं इनका आपस में, और वो जो परसेंटेज आती है कि एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल, जो जितना बना है उसको हम कहते हैं परसेंटेज यील्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एंड नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इट फॉर्म्स अमोनिया NH3। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं नाइट्रोजन का एज पर दिस इक्वेशन, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास नाइट्रोजन के जो है ना 500 kg है, और हाइड्रोजन मैंने लिया हुआ है एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस में तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा। नाइट्रोजन मेरे पास बस 500 kg है, तो मिस 500 kg, चलो kg तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं ग्राम्स ले लेता हूँ, 500 ग्राम्स है, तो कितना अमोनिया बनेगा? तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि पहली लाइन तो हम लिखेंगे, पहले तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, पहली लाइन हम लिखेंगे एज पर इक्वेशन। और एज पर इक्वेशन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का हमें मास दिया हुआ है, तो मैं नाइट्रोजन के नीचे मास लिख दूंगा, और अमोनिया का मास पूछा हुआ है तो अमोनिया के नीचे भी मास लिख दूंगा। अब इक्वेशन देखो, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है, और 1 मोल का क्या मतलब है कि 1 × 2 × 14। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, 2 एटम है, 2 × 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बन रहा है? 2 × नाइट्रोजन इज 14 एंड 3, इतना ग्राम ऑफ अमोनिया बन रहा है। तो 500 ग्राम से कितना बनेगा, ये आप निकाल लोगे। ये जो है ना आपके पास, क्योंकि ये आपने कैलकुलेशन करके निकाला है, ये थ्योरेटिकल है,
ये सारा काम कर चुके हो ना मोल एंड स्टोइचियोमेट्री में पीछे वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 में। कितना आ रहा है ये 28? हुनैन आर यू श्योर? अरे भाई एक बता दो। कैलकुलेटर पे हाथ साफ करो। बता दो जल्दी से। मेरा तो 608 आ रहा है, 607। ठीक है 607 ग्राम्स आ रहा है। अच्छा ये थ्योरेटिकल है कि इतना बनना चाहिए। उमैर जो है, उमैर ने बोला, उमैर ना अमोनिया बनाता है। अमोनिया जो है ना वो फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए भी यूज होती है और आपके एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए भी यूज होती है। ठीक है अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए यूज होती है। अमोनिया जो है वो अमोनियम नाइट्रेट बड़ा इंडस्ट्री में बहुत महंगी बिकती है अमोनिया क्योंकि वो अमोनियम नाइट्रेट बनाती है। और अमोनियम नाइट्रेट के बारे में रिसेंटली तुम लोगों ने सुना होगा ना, बैरूत का जो उसमें बैरूट पोर्ट पे जो ब्लास्ट हुआ है वो क्या था, वो अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने स्टोर की हुई थी और वो ब्लास्ट हो गई थी। ठीक है एक्सप्लोसिव बनाने के लिए वो बनती किससे, अमोनियम नाइट्रेट अमोनिया गैस से बनती है। अब ये जो उमैर है ना ये अमोनिया बनाता है अपनी फैक्ट्री में। इसने बोला कि मेरे पास आज जो है वो 500 ग्राम नाइट्रोजन है। उससे उसने कैलकुलेट किया मोल्स लगा के। अब इसने मोल्स लगा के निकाला और उसने बोला कि मेरे पास जो अमोनिया बन सकती है 500 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन से वो 607 ग्राम बन सकती है। ठीक है इसने बोला कि भाई 607 ग्राम में जो है उसने आगे क्लाइंट से पैसे ले लिए कि मैं 607 ग्राम आपको दूंगा, उतने की होगी। जब इसने बनाई ना रियल में तो वो 607 ग्राम बनी नहीं, वो सिर्फ 550 ग्राम बनी। इसने ये बात सोची नहीं थी कि प्रैक्टिकली जो है वो कम बनेगी। कुछ नाइट्रोजन कुछ हाइड्रोजन स्केप भी कर सकती है, क्या पता पूरी रिएक्ट करे ना, कुछ कंटेनर पे लगी रह जाए। और क्या पता अमोनिया जो बने कुछ स्केप हो जाए, मैं इतनी पूरी स्टोर ना कर सकूं। ठीक है तो इसकी जो बनी वो 550 ग्राम बनी। अब इसने तो पैसे 607 ग्राम्स के लिए हुए ना, तो इसकी गलती है। अब अगर आप परसेंटेज यील्ड निकालो, इसकी परसेंटेज यील्ड क्या बनेगी, ये एक्चुअल जो इसने प्रोड्यूस करी और ये कैलकुलेट करके बैठा हुआ था 607 ग्राम, तो ये इसकी थ्योरेटिकल थी। तो ये अपनी परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेगा, यील्ड किसको कहते हैं हमेशा, प्रोडक्ट को। वो प्रोडक्ट जो आप आगे बेचने वाले हो जो आपके काम की है, 550 डिवाइडेड बाय 607, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेगा तो ये इसकी परसेंटेज यील्ड आ रही है। 90.6% इज फेयरली अ गुड परसेंटेज यील्ड। आजम क्या समझ नहीं आया? ये आप पुरानी वर्कशीट्स करी है मेरे साथ, वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 आपने? अगर नहीं, अच्छा वो नहीं करी तो फिर क्लास के बाद मुझसे बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से फिर आपने वो पुराना काम रिवाइज करना है मेरे साथ। अच्छा अब देखो वो काम जो हमने किया था ना पहले वो हम दोबारा यहाँ पे करेंगे। सारा का सारा काम वो है, बस एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है। मैंने क्या करना होगा, जो निकालूंगा स्टोइचियोमेट्री से उसको डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कर दूंगा, एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सारा का सारा वही है जो वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 का काम था। सुनो, इन द फॉलोइंग रिएक्शन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या दिया हुआ है, मास, मास लिख दिया। रिएक्टिंग विद एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सिस ना, ऑक्सीजन से नहीं निकालना है मुझे। while in the mass of water formed is 70 ग्राम, वाटर जो बना है वो उसका वाटर का क्या दिया हुआ है, मास, वाटर के नीचे भी मास लिख दो। सही है, क्वेश्चन पढ़ के हमने पहले ये बातें डिसाइड कर ली। अब एज पर केमिकल इक्वेशन मुझे देखना है कि हाइड्रोजन का मास कितना है, केमिकल 2 मोल्स है, 2 मोल का मास कितना होगा, 2 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास क्या है 2 इंटू 1, 2 एटम्स है ना। ग्राम ऑफ H2 से कितना ग्राम ऑफ वाटर बन रहा है। अब वाटर के 2 मोल्स हैं और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, वाटर का एमआर निकालो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 + 16। देखो 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का, 18 हो जाता है ये। उसके लिए उससे इतना ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। तो 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना बनेगा, आपने देखा 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना बनेगा। तो ये हमेशा आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगी, थ्योरेटिकली इतना बनेगा, बाकी में जरूरी नहीं है इतना बने ना बने। ठीक है कितना आ रहा है,
90, सही है, 90 ग्राम्स आ रहा है। ये थ्योरेटिकल है, ये हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। अच्छा, वो ये कह रहा है वाटर जो बना है ना असली में मास ऑफ वाटर वो 70 ग्राम बना है, आप बोल रहे हो कि 90 ग्राम बनना चाहिए था, ये थ्योरेटिकल है। एक्चुअल जो है वो 70 ग्राम है, तो परसेंटेज यील्ड क्या हो जाएगी? परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे? एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। बस आगे ये स्टेप आपको करना है। एक्चुअल 70 बना है, आपने निकाला 90 बनना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज माय परसेंटेज यील्ड। सही है, 77.78%। गॉट इट? सारा काम वही है, बस एक छोटा सा काम ऐड हो गया आगे एक्स्ट्रा। आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, इन द फॉलोइंग रिएक्शन 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड विद एक्सेस नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये यार ये क्या कर रहा है इसने, H2N2। अब हाइड्रोजन का क्या दिया? अब देखो हाइड्रोजन गैस है, जो गैसेस है ना, और नाइट्रोजन भी गैस है और अमोनिया भी गैस है, थोड़ी देर पहले बात हुई है। तो अब देखो करना क्या है कि हाइड्रोजन का मैं वॉल्यूम ले सकता हूँ क्योंकि वो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये सॉलिड या लिक्विड होता तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ भी होता तो मैं नहीं ले सकता था यहाँ पे, फिर उसकी मुझे मोल्स निकालने पड़ते कंसंट्रेशन यूज करके। अब देखो वो कह रहा है फॉलोइंग रिएक्शन 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज वॉल्यूम, उसके नीचे वॉल्यूम लिख दो, रिएक्टेड विद एक्सिस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक्सिस में, एक्सिस आपको पता है काट देते हैं। और अमोनिया का क्या दे रहा है? मास 5.5 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का मैं क्या लिखूंगा? मास लिखूंगा नीचे, राइट? देखो ये चीज रिकॉल कर लो, इस चीज में फंसते हैं। वो अमोनिया का, बच्चे क्या करते हैं, अमोनिया का भी वॉल्यूम लिख देते हैं, चलो सही है, अमोनिया भी गैस है उसका भी वॉल्यूम चलेगा। वो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के बाद वो कहते हैं कि दिया हुआ तो उसका मास था। अब अगर आप वॉल्यूम निकाल लोगे और आप एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल करोगे, ऊपर मास रख दिया नीचे वॉल्यूम रख दिया, तो ये किस तरह की परसेंटेज आई? परसेंटेज जिसकी निकाल लो तो उसके नीचे वही चीज रखोगे ना। अगर आप मार्क्स निकाल लो तो मार्क्स के नीचे मार्क्स रखोगे, मास के नीचे मास, वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है वो अपना वही वाला रूल फॉलो करेंगे कि जो एक्सिस है वो तो हटा दो, पहले उसकी तो बात ही नहीं करनी है। हाइड्रोजन की किस चीज की बात की हुई है? वॉल्यूम की, तो मैंने नीचे वॉल्यूम लिख दिया। अमोनिया की किस चीज की बात की हुई है? मास की। अब अमोनिया भी गैस है, आप बोलोगे नहीं मैं तो वॉल्यूम लिखूंगा, नहीं, जो क्वेश्चन में गिवन है अमोनिया का क्या गिवन है? मास गिवन है ना, तो आप नीचे मास लिखोगे। और फिर सबसे पहली लाइन आप एज पर इक्वेशन बना लो अपनी। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है? इस इक्वेशन में 3 मोल है, 3 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 3 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब H2। अब सेंटीमीटर क्यूब में क्यों नहीं दिया? क्योंकि देखो वॉल्यूम उसने क्वेश्चन में डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ, तो मैं भी डेसीमीटर क्यूब का यूनिट लेके चलूंगा ना। और अमोनिया का मास है, अमोनिया का इक्वेशन के हिसाब से मास कितना है? अमोनिया के 2 मोल है, 2 मोल का मास कितना होता है? 2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना आ रहा था? 17, अभी पीछे भी निकाला था। तो इतने 3 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन से 2 इंटू 17 ग्राम ऑफ अमोनिया बन रहा है। सही है। अच्छा, तो 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन से कितना बनेगा? ये हो जाएगा हमारा x। अच्छा, अब कंफ्यूजन देखो क्या करते हो इसमें। कंफ्यूजन ये करते हो कि ये वाली जो चीज है ना, जो मैंने 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन जो रखा है, आप क्या करते हो, बोलते हो ये 5.5 क्यों नहीं रखा अमोनिया की जगह, हम हाइड्रोजन निकाल लेते। अरे भाई परसेंटेज यील्ड निकालो, यील्ड क्या है? प्रोडक्ट है, तो आपने प्रोडक्ट निकाल के देखना है प्रोडक्ट कितना है। वो तो 5.5 ग्राम तो कह रहा है, असल में इतना बना है, थ्योरेटिकली तो इतना बनेगा भी नहीं। तो हमें परसेंटेज यील्ड के क्वेश्चन में हमेशा प्रोडक्ट अननोन होगी आखिर में, तो जो फाइनल होगा ना एक्स जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पे आ रहा होगा। कुछ लोग उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे 5.5 ग्राम लिख के बोलते हैं हाइड्रोजन निकाल दो। क्यों निकाले हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का कहाँ, हाइड्रोजन से कितना अमोनिया बना है ये क्वेश्चन है मेरा, तो क्वेश्चन की वर्डिंग भी समझने की कोशिश करनी है। सही है, यस उमेर, प्रोडक्ट निकालना है ना, ओरिजिनल प्रोडक्ट के थ्योरेटिकली प्रोडक्ट कितना बन रहा है। सही कह रहे हो। तो ये जितनी भी वैल्यू आई है 7.08 लिखा हुआ है, ओके 7.08 कह रहे हो।
ग्राम, ये थ्योरेटिकल है। एक्चुअल कितना वो कह रहा है 5.5 बना है जब उसने करा एक्सपेरिमेंट, लेकिन आपने कैलकुलेट 7.08 किया, तो परसेंटेज यील्ड आपकी आ जाएगी, जो कि आप लोग मुझे 77.77% बता रहे हो। ठीक है, होपफुली सही बता रहे होगे। सही 7.68। 7.68 लिख दे भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत डेसिमल आगे पीछे राउंड ऑफ कर देते हैं ना, तो इतनी वैल्यू में फर्क आ जाता है। वैसे ट्राई करा करो मोल्स में 2 डेसिमल प्लेस तक तो अपना लिया करो। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस के बाद बेशक राउंड ऑफ कर दो। 3 डेसिमल प्लेस लोगे तो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 डेसिमल प्लेस ले लो ताकि कैलकुलेशन जल्दी भी हो जाए और एक्यूरेसी भी आ जाए। अब क्या होगा उमैर? सर क्वेश्चन 1 वाली जरा स्लाइड लगाना एक दफा। स्लाइड ये वाली ऊपर ऊपर पूछो। 70 ग्राम में बस सही है वो। कुछ पूछना है इसमें? नहीं नहीं, ओके। अच्छा, अब जरा मुझे ये क्वेश्चन जरा कर दोगे? अगर मैं जिससे पूछूं मुझे बस वो बता देना, सारे पढ़ लो, जिससे मैं पूछूं वो आंसर देना बस फिलहाल। A 10-gram sample of magnesium reacted with excess sulfuric acid while the 0.6 gram of hydrogen was measured at RTP. Find out the percentage purity of magnesium ribbon. क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है वो। नहीं, हुनैन चल रहा है अभी। एक सवाल और ये वाला सवाल एक डिफरेंट टाइप का सवाल है। देखो, वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सैंपल लिया। अब देखिए उमैर है ना, उमैर जो है ना मैग्नीशियम भी बेचता है पार्ट टाइम में। अच्छा, अब इसने क्या किया, मैंने बोला मैग्नीशियम रिबन क्या होता है। देखो, मैग्नीशियम के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मैग्नीशियम मेटल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। मैं इसके पास गया, मैग्नीशियम का रिबन दे दो, वो थोड़े से रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। इसने पता है क्या, इसने ना वो उसका ना उसने बोला इसने पाउडर बना के रखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन का। मैंने बोला 10 ग्राम दे दो। अब जो 10 ग्राम है ना वो आता है 1000 रुपए का। इसने क्या किया हुआ, 10 ग्राम नहीं दिया इसने ना, 10 ग्राम में से 8 ग्राम मैग्नीशियम रिबन है, उसमें 2 ग्राम मट्टी मिलाई हुई है, इसने मिलावट कर रहा है ये। ठीक है, तुम सब बेचते हो मैर। तो 2 ग्राम ये मट्टी दे रहा है मुझे, मैग्नीशियम रिबन नहीं दे रहा, लेकिन पैसे 10 ग्राम के ले रहा है। मैंने कहा सही है, मुझे भी केमिस्ट्री पता है। मैंने कहा ठीक है, मैं घर पे ले आया मैग्नीशियम रिबन, और मैंने कहा मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या वाकई इसमें 10 ग्राम मैग्नीशियम रिबन है या नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने उस मैग्नीशियम रिबन को रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्यों रिएक्ट कराया, पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस में। वो जो रिएक्शन हो जाता है क्योंकि इसका, मैंने इसको रिएक्ट कराया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, अब 10 ग्राम मैग्नीशियम रिबन मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला है। ठीक है, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन समझना है ना तो इसका स्कीमेटिक बना लो। स्कीमेटिक में इसको कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और H2SO4 के अंदर मैंने डाल दिया मैग्नीशियम। अच्छा, कितना डाला, 10 ग्राम। जब अगर मैंने 10 ग्राम डाला है तो 10 ग्राम के हिसाब से जो है प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है ना उसमें से मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस है। जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना बाहर, इसको मैं ट्रैप कर लूंगा और मैं उसको मेजर करूंगा कितनी निकली है। अगर वो 10 ग्राम के हिसाब से निकल रही है तो मतलब इसने मुझे जो है वो 10 ग्राम मैग्नीशियम दिया है। लेकिन अगर वो कम निकल रही है ना, 10 ग्राम के हिसाब से जो निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसने मिलावट की है और ये फिर ये पकड़ा जाएगा। तो अब इसको हम कहते हैं परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, क्या हुआ इसने, मैं चेक कैसे करूंगा मैग्नीशियम का? देखो मुझे क्या मास, मास की बात करना है ना, तो मैग्नीशियम के नीचे मास लिख देना। अब जाहिर है मैं मैग्नीशियम को स्टडी कर रहा हूँ कि मैग्नीशियम टोटल कितना सही है या नहीं है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो खुद ब खुद क्या एक्सिस में होगा, जाहिर है उसको एक्सिस में लेना पड़ेगा। लिखा हुआ भी है उसने, अगर नहीं भी लिखा हो तो ऑब्वियस बात है ना कि मैं चाह रहा हूँ कि मैग्नीशियम सारा का सारा रिएक्टर उसी जितनी हाइड्रोजन बन रही है उससे मैं मैग्नीशियम कैलकुलेट करूंगा, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम मुझे लिमिटिंग में रखना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड मस्ट बी इन एक्सेस, लिखा हुआ भी है।
while a 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन वाज मेजर्ड एट आरटीपी। अच्छा, बनी जो है ना, असल में जो बनी, जो मैंने टेस्ट करा है वो बनी है 0.6 ग्राम्स, लेकिन बननी कितनी चाहिए पहले मैं वो निकाल के देखूंगा, थ्योरेटिकली कितनी बननी चाहिए। तो हाइड्रोजन का मास मैंने निकाल के देखा, तो मैं इसके नीचे उसका मास ही रखूंगा कि मैं जरा देखूं तो हाइड्रोजन का मास बनना कितना चाहिए था। बेशक 0.6 ग्राम बना है, लेकिन पहले मैं ये निकालूंगा कि भाई आखिर बनना कितना चाहिए था। तो हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है इक्वेशन में, तो मैंने इसके नीचे मास रख दिया, और मैग्नीशियम का भी मास दिया हुआ है तो मैंने उसके नीचे मास रख दिया। पहली लाइन मेरी एज पर इक्वेशन, इक्वेशन मुझे क्या कहती है कि मैग्नीशियम का कितना मास है, मैग्नीशियम का 1 मोल है, 1 मोल का मास इक्वल्स टू 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा। उससे हाइड्रोजन का कितना मास बनेगा, हाइड्रोजन भी 1 मोल है, 1 इंटू हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू 1, इतना हाइड्रोजन बनना चाहिए, राइट। तो 10 ग्राम से कितना बनना चाहिए, मैं तो यही सोच रहा हूँ ना अभी तक कि ओमैन ने मुझे 10 ग्राम मैग्नीशियम दिया है। अब इसने मट्टी मिलाई भी है वो अलग बात है, मुझे तो अभी तक इस पर भरोसा था, मैंने कहा इसने 10 ग्राम ही दिया। तो मैंने यहाँ से निकाला कि 10 ग्राम से कितना हाइड्रोजन का मास बनना चाहिए। तो ये 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 2, तो बताओ कितना बना, 20 डिवाइडेड बाई 24। 0.83 नहीं, 0.83 क्या बात कर रहे हो, 0.83 कैसे बना दिया तुम लोगों ने। 20 डिवाइडेड बाय 24 इज 0.83। या अल्लाह, टाइपो। अब पता है इसका क्या मतलब है, 0.83 जो है ना, इतना बनना चाहिए था, ठीक है, थ्योरेटिकली इतना बनना चाहिए अगर 10 ग्राम ओमैन ने मुझे मैग्नीशियम दिया हुआ होता तो। लेकिन कितना बना है, 0.6 ग्राम। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे कि बना असल में 0.6 ग्राम है, मैंने बोला नहीं नहीं, मैं थ्योरेटिकली चेक तो करूं। थ्योरेटिकली वो कह रहा है कि 0.83 ग्राम बनना चाहिए, बनना ज्यादा चाहिए था, बना कम है, तो इसका क्या मतलब है कि क्या मेरे पास 10 ग्राम मैग्नीशियम होगा, नहीं, मेरे पास मैग्नीशियम कम है। तो ये जो कम मैग्नीशियम है, इसका क्या मतलब है कि ओमैन ने मुझे कम मैग्नीशियम दिया है। समझ आई बात। फिर इससे हम परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे। अब परसेंटेजेस, बेशक मैग्नीशियम की परसेंटेज प्योरिटी निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, 0.83, दैट वाज माय थ्योरेटिकल, और बना कितना है, 0.6। सही हो मैर। अगर ये किसी को समझ नहीं आई है परसेंटेज प्योरिटी, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये हमारे पास ना, ये हमारी लास्ट वर्कशीट है परसेंटेज यील्ड वाली। इसके बाद जो है ना हमारे मोल्स की वर्कशीट्स खत्म हो जाएंगी, फिर हम ना पास पेपर के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे 2-3 क्लासेस, और फिर मोल्स हम खत्म करेंगे। मोल दोबारा से सारा रिवाइज होगा जब हम अभी क्वेश्चंस करेंगे ना। ये मैं समझ आई कहानी। चलो ठीक है, अब आप लोग देखो एक काम करो, नेक्स्ट क्लास तक आपके पास एक वीक है पूरा, ठीक है। तो एक वीक में आप लोगों ने, अच्छा जिन लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया है वो तो पहले मुझसे बात कर लो, ठीक है, उनको पीछे से कैसे पढ़ना है। तो मुझे जो है क्या कहते हैं, 6 बजे तक आप लोग कांटेक्ट कर लेना, जिन लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया, जिन लोगों की क्लासेस मिस्ड हैं पहले से। और उसके अलावा एक वीक में बाकी जो लोग पढ़ रहे हैं पहले से, तो एक हफ्ता है आपके पास इन मोल्स की दोबारा से टॉप टू बॉटम वर्कशीट यही वाली कर लो। अभी फिलहाल कोई नए क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, यही वाले क्वेश्चंस कर लो। और इस एक वीक में जिसको जो चीजें समझ ना आए, जिसने मुझसे दोबारा से पढ़ना है, 1-on-1 लेना है, तो मुझे अपने क्वेश्चंस भेजते जाना और फिर मुझसे टाइम लेके वो चीजें समझते जाना। सही है, तो आप लोग जा सकते हो अब।